हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। कैसे हैं आप सब लोग? हैप्पी न्यू ईयर हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको। और आई होप ये ईयर आप सबके लिए बहुत सारी तरक्की, बहुत सारी खुशियां और बहुत अच्छा टाइम लेके आए। तो चलो, आज की जो हमारी वीडियो है वो है इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। तो देखो, अगर हम इसको अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करें, इवन इन आर लाइफ, हमें कई बार ऐसी एबनॉर्मल सिचुएशंस देखने को मिलती हैं, ऐसी सिचुएशंस देखने को मिलती हैं जो नॉर्मल तरीकों से हैंडल नहीं करी जा सकती, जिसके लिए हमें कुछ ना कुछ एक्सट्रीम जो एक्शंस हैं वो लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो वैसे ही एक स्टेट के अंदर, एक कंट्री के अंदर भी ऐसी सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं जहाँ पे हमें कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ते हैं, कुछ ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़ते हैं कि उन चीज़ों को जो है फिर से अंडर कंट्रोल लेके आया जा सके। तो वैसी ही प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उन्होंने बात की, क्योंकि देखो, हम जिस टाइम पे इंडिपेंडेंट हुए, इंडिया बहुत फ्रेगमेंटेड स्टेट था। आपको पता होगा कि कैसे जो है 500 से भी ज़्यादा राज्यों में हमारा भारत बटा हुआ था, फिर कैसे उन सबको यूनाइट किया गया। तो यहाँ पे देयर वर चांसेस कि फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती कंट्री के अंदर या आसपास। अब देखो, हमारा पार्टीशन का टाइम कितना ज़्यादा जो है एक तरह से पेनफुल था, तो वहां पे बाहर से हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध होना या कुछ भी, ऐसी सारी सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए ऐसी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आना जरूरी था, जिस टाइम के जो सेंटर है वो अपने हाथ में बहुत सारी पावर लेके सिचुएशन को कंट्रोल कर सके, और अगर कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं तो वो स्टेप्स ले सके जो कि जरूरी हैं। तो यही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ऐड करी गई थी। तो चलो फटाफट से पढ़ते हैं क्या है इमरजेंसी प्रोविजन। तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी एक पीरियड ऑफ गवर्नेंस होता है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है प्रोक्लेम करते हैं जब कोई क्राइसिस सिचुएशन चल रही होती है। अंडर द एडवाइस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट है वो ओवर रूल कर सकते हैं बहुत सारी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, या फिर जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं उन सबको ओवरराइड किया जा सकता है। देखो, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आप सबको पता होगा कि अगर कोई भी लॉ, कोई भी ऑर्डर, कोई भी रूल कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस को जो है वायलेट करता है तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। बट ड्यूरिंग द इमरजेंसी, क्योंकि सिचुएशन को टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस टाइम के लिए, सिर्फ उस टाइम के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जो है जा सकते हैं प्रेसिडेंट के रूल्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकते हैं। अब देखो, फॉर एग्जांपल वॉर का पीरियड है, अब वॉर के टाइम पे आप कहें कि हमें तो घूमने जाना है, तो दिस कैन नॉट हैपन। तो इस टाइम के ऊपर आपकी मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है, स्पीच के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है, बहुत सारी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है जो आपके फंडामेंटल राइट्स है। तो दैट इज वाई ये प्रोविजन यहाँ पे ऐड करी गई थी। जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो हमारे पार्ट 18 कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है। आर्टिकल 352 टू 360 से डील करता है, और ये एनेबल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो एबनॉर्मल सिचुएशन से इफेक्टिवली डील कर पाए। जो रैशनैलिटी है इसके पीछे वो ये है कि हमने सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी, हमारी कंट्री की, पॉलिटिकल सिस्टम की और कॉन्स्टिट्यूशन की, इसको सेफगार्ड करके रखना है। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 तरह की इमरजेंसीज की बात करी गई है: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इसके ऊपर रहेगी, नेशनल इमरजेंसी के ऊपर। और जो स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ये पार्ट भी एक वीडियो आएगी जिसके अंदर हम इसकी बात करेंगे। चलो अब फटाफट से देखते हैं कि नेशनल इमरजेंसी क्या है। तो सबसे पहले जो चीज़ आपने याद रखनी है कि ये कौन से बेसिस के ऊपर डिक्लेयर करी जा सकती है। ये वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पे डिक्लेयर करी जा सकती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल 352 के अंदर आपको जो है मेंशन्ड इसका मिल जाएगा। प्रेसिडेंट जो है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं जब भी उन्हें लगता है कि इंडिया या उसका कोई भी पार्ट थ्रेटेंड है वॉर से, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन से। इवन बिफोर द एक्चुअल अकरेंस ऑफ द इवेंट ये चीज़ जो है डिक्लेयर करी जा सकती है। ज़रूरी नहीं है वॉर शुरू हो जाएगी उसके बाद डिक्लेयर करना है। इवन बिफोर द एक्चुअल अकरेंस, मेयर थ्रेट, ओनली थ्रेट अगर हमें है तब भी इसे डिक्लेयर किया जा सकता है। और इसी चीज़ का मिसयूज करके हम देखेंगे कि कैसे क्या हुआ था, अभी मैं आपको थोड़ी देर में बता रही हूँ। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो ग्राउंड्स हैं, अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पे होती है तो इसे एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलते हैं, और अगर आर्म रिबेलियन के ग्राउंड पे होती है तो इसे इंटरनल इमरजेंसी बोलते हैं। जो आर्म रिबेलियन है, ये वर्ड ना 44th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। इससे पहले जो वर्ड यूज किया जाता था वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस अगर आप देखो तो ये बहुत ज़्यादा वेग सा पॉइंट है। इंटरनल ये डिस्टर्बेंस कहीं पे भी डिफाइंड नहीं था। ठीक है, तो 1975 के अंदर क्या हुआ था,
इंदिरा गांधी जी के ऊपर केस चला था राज नारायण की तरफ से, जिन्होंने ये बोला था कि इंदिरा गांधी ने जो इलेक्शंस हैं वो अनफेयर मीन्स यूज करके जीते हैं, और इस चीज को हेल्ड भी किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस चीज को हेल्ड किया और इंदिरा गांधी के जो ये इलेक्शन से इसे जो है रद्द डिक्लेयर कर दिया गया, वर्ड डिक्लेयर कर दिया गया, जिसके चलते उनको अपनी सीट खाली करनी थी। बट अब यहाँ पे क्या हो गया था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के चलते इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, रातों रात इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि उन्होंने अपनी सीट, अपना पद प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी। तो दैट इज़ वाई हम देखेंगे कि ये 1975 की इमरजेंसी के बाद आप आगे भी देखोगे कि 44th अमेंडमेंट जब आई तो इसने नेशनल इमरजेंसी के उसके अंदर इतने सारे चेंजेस लाए, इसको इतना स्ट्रिक्ट कर दिया कि इसका मिसयूज जो है कम से कम हो सके या इसको बिल्कुल ही ऑल टुगेदर अवॉइड किया जा सके। तो दैट इज वाई पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड था और इसको चेंज कर दिया गया आर्म्ड रिबेलियन के अंदर। अब हम आगे देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि जो अप्रूव करने के लिए इसकी कंटिन्यूएंस को जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है वो स्पेशल मेजॉरिटी से इसे अप्रूव करेगा। दोनों हाउसेस करेंगे, स्पेशल मेजॉरिटी से करेंगे। ये पहले सिंपल मेजॉरिटी होता था, वही उसी किस्से के चलते 44th अमेंडमेंट में इसे जो है स्पेशल मेजॉरिटी कर दिया गया, स्ट्रिक्ट प्रोविजंस लिए। फिर जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है ये दोनों हाउसेस ने 1 महीने के बीच में अप्रूव करना। जैसे ही आपने इमरजेंसी लगा दी 1 महीने के बीच में अप्रूव करेंगे दोनों हाउसेस, ठीक है। पहले ये टाइम 2 महीने था, वही 44th अमेंडमेंट में इसे 1 मंथ कर दिया गया। फिर अगर देखो अब हो सकता है कि लोकसभा उस टाइम डिसॉल्व हो, ठीक है, तो अगर सेशन में नहीं है, डिसॉल्व है, तो यहाँ पे जो राज्यसभा है वो इसको अप्रूव कर सकती है। पर जैसे ही लोकसभा इन एग्जिस्टेंस आ जाएगी उसको आते सार 1 मंथ के अंदर अंदर इसे जो है अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। इन द मीन टाइम राज्यसभा अप्रूव कर सकती है। इफ अप्रूव बाय बोथ द हाउसेस, जो इमरजेंसी है वो 6 मंथ्स तक कंटिन्यू करेगी और इसे एक्सटेंड किया जा सकता है इनडेफिनेट पीरियड तक। ये जो अप्रूवल है आपको हर 6 महीने बाद लेना पड़ेगा। बिफोर दैट जो इमरजेंसी है वो एक बार अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दी थी तो ये तब तक रह सकती थी जब तक कैबिनेट की मर्जी थी, बट इस चीज को चेंज कर दिया गया 44th अमेंडमेंट से। ये सारी प्रोविजन आपको मैंने लॉजिक बता दिया, रीजन बता दिया कि क्या था। तो आपको याद रखना है 44th अमेंडमेंट आपको याद रहनी चाहिए, 1978 में हुई थी, और क्या क्या स्ट्रिक्ट प्रोविजंस लाए गए ये सारे आपको जो है यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट इज रेवोकेशन ऑफ इमरजेंसी। तो जो इमरजेंसी है वो रिवोक करी जा सकती है प्रेसिडेंट से किसी भी टाइम एक नया प्रोक्लेमेशन लाके। ये जो प्रोक्लेमेशन है इसको पूरे पार्लियामेंट की अप्रूवल जरूरत नहीं है। जो प्रेसिडेंट है अगर लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दे, ठीक है, तो इसको जो है रिवोक किया जा सकता है, और ये चीज भी 44th अमेंडमेंट से ऐड करी गई थी। अगर जो लोकसभा है वो सेशन में नहीं है तो 1/10 मेंबर लोकसभा के एक रिटन नोटिस स्पीकर या प्रेसिडेंट को दे सकते हैं और एक स्पेशल सिटिंग बुला सकते हैं हाउस की, जो कि 14 डेज के बीच में होगी, जिसमें जो रेजोल्यूशन है डिसअप्रूव करने का कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और ये सिंपल मेजोरिटी से भी जो है इसे रिवोक किया जा सकता है। इसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए और सिर्फ लोकसभा इसे पास करेगी, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी क्या है? तो जो लाइफ है लोकसभा की उसे एक्सटेंड किया जा सकता है 5 साल की नॉर्मल टर्म से, पर ये जो टर्म है ये 1 ईयर एट अ टाइम जो है इसकी लेंथ इंक्रीज होगी। और ये जो एक्सटेंशन है जैसे ही इमरजेंसी खत्म हो जाएगी उसके 6 मंथ्स के बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी और न्यू इलेक्शन होंगे। तो मतलब 6 महीने के बीच में ही नए इलेक्शन करवाने जरूरी हैं। तो एक्सटेंशन जैसे ही कंटिन्यू कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड 6 मंथ्स आफ्टर इमरजेंसी है सीज टू ऑपरेट। तो जो 5th लोकसभा है उसकी जो टर्म है वो इंक्रीज हुई थी 1971 से लेके 1977 तक। जो पार्लियामेंट है वो एक्सटेंड कर सकती है नॉर्मल टेन्योर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी 1 ईयर एट अ टाइम, और ये भी सेम जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगी 6 महीने तक ही ये जो है एग्जिस्ट कर सकती है। इफेक्ट्स ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन। अब आप ये देखो कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन पे क्या क्या इफेक्ट आते हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो स्टेट की वो सेंटर के पास चली जाती है, सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है सेंटर देता है स्टेट को। फिर आगे लेजिस्लेटिव, जो पार्लियामेंट है वो किसी भी मैटर पे लॉ बना सकती है चाहे वो स्टेट लिस्ट के अंदर है, और वहीं प्रेसिडेंट किसी भी मैटर पे ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं स्टेट सब्जेक्ट्स पे अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, ठीक है। तो और ये जो है 6 मंथ्स जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगी 6 महीने के बाद इनऑपरेटिव हो जाएंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उससे पहले भी इसे खत्म कर सकती है और उससे पहले इसे अप्रूव भी कर सकती है। अगर वो अप्रूव करेंगे तो ये लंबा भी चल सकता है। और ये जो फाइनेंशियल अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट मॉडिफाई कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो पैसा भी मॉडिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑन फंडामेंटल राइट्स। अब ये जो इफेक्ट है वो आर्टिकल 358 और 59 में मेंशन है, ये आपको याद रखना है। 358 क्या बात करता है कि आर्टिकल 19 के अंदर जो हमारी 6 फंडामेंटल राइट्स गिवन है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे, और ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड सिर्फ तब होंगे, ये भी 44th अमेंडमेंट से आया था, पहली बात याद रखना, ये तभी सिर्फ सस्पेंड होंगे अगर ग्राउंड ऑफ वॉर है या एक्सटर्नल एग्रेशन है। आर्म्ड रिबेलियन के केस में, मतलब इंटरनल इमरजेंसी के केस में ये सस्पेंड नहीं होंगे। ये चेंज कहाँ से आया था? 44th अमेंडमेंट एक्ट से, तो ये आपको याद रखना है। फिर आ गया सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स। तो 359 के अंदर ये बात करी गई है कि प्रेसिडेंट जो है ना, बाय ऑर्डर वो क्या कर सकते हैं कि रेमेडियल मेजर्स सस्पेंड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स की। तो जब आपने रेमेडियल मेजर्स ही सस्पेंड कर दिए तो आप देखो एक तरह से फंडामेंटल राइट्स बिना रेमेडी के कुछ भी नहीं है, तभी आर्टिकल 32 की इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे पर आपको याद रखना है कि सिर्फ उन्हीं फंडामेंटल राइट्स की रेमेडी जो है सस्पेंड होगी जो प्रेसिडेंट ऑर्डर में डालेंगे। ये जो सस्पेंशन है ये सिर्फ जब तक इमरजेंसी है तब तक रहेगी, उससे कम भी रह सकती है बट उससे ज्यादा किसी भी केस में नहीं रहेगी। और ये जो ऑर्डर है वो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में जाएगा अप्रूवल के लिए। 44th अमेंडमेंट एक्ट ने ये बोला था कि किसी भी केस में आर्टिकल 20 और 21 के जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है इनकी एनफोर्समेंट को आप सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 से डील करता है और आर्टिकल 359 अदर फंडामेंटल राइट्स और उनकी रेमेडीज से डील करता है। फिर आ गया कि अब तक कितनी बार जो इमरजेंसी है उसे प्रोक्लेम किया गया। तो आपको याद रखना है कि जो पहली हमारी इमरजेंसी लगी थी वो लगी थी 1962 के अंदर। मैं भी देखूं, मैं यहाँ से रीड कर रही हूँ। तो पहली जो इमरजेंसी है वो 1962 के अंदर लगी थी। ये अक्टूबर 1962 में लगाई गई थी चाइनीज एग्रेशन नेफा रीजन में, और ये 1968 तक चली थी। तो आपको याद रखना है कि 1962 में हमारी इंडो चाइना वॉर और 1965 में हमारी पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी। ये दोनों वॉर्स में क्या हुआ था कि काइंड ऑफ ओवरलैप कर गई थी, दैट इज वाई वही इमरजेंसी वॉर के ग्राउंड के ऊपर इसे ही कंटिन्यू कर दिया गया था। तो यहाँ पे सिर्फ एक इमरजेंसी लगी थी। नेक्स्ट थी 1971, फिर से पाकिस्तान ने अटैक किया था और यहाँ पे हमारी फिर से नेक्स्ट इमरजेंसी लगी थी। ये भी वॉर का ग्राउंड था बट अदर जो अगली हमारी इमरजेंसी लगी थी 1975 में, उस टाइम ये वाली इमरजेंसी 1971 वाली इमरजेंसी स्टिल ऑपरेशन में थी जिस टाइम पे ये जो है लगाई गई थी 1975 वाली, और ये लगी थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के लिए, ठीक है। और ये दोनों को इकट्ठे ही रिवोक किया गया था मार्च 1977 में। तो आपको ये बात याद रखनी है कि एक इमरजेंसी के चलते हुए दूसरे ग्राउंड के ऊपर भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है, ये हो सकता है, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन में। तो यस, दिस इज पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सब कुछ पढ़ लिया। अब फटाफट से हम एमसीक्यू देखते हैं और देखते हैं कि हमें कितना समझ आया। तो सबसे पहले देखेंगे नेशनल इमरजेंसी किसके अंदर है, तो आर्टिकल 352 के अंदर है। ये तो हमने पढ़ ही लिया है अच्छे से। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो कौन सा नहीं है? 1972 के बाद कौन सी अमेंडमेंट थी? नहीं, 1972 नहीं है, 1978, सॉरी, 1978 के बाद कौन सी हमारा अमेंडमेंट एक्ट था? 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद इंटरनल डिस्टर्बेंस हमारा ग्राउंड नहीं रहा है, ठीक है। तो नॉट वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन हमारे अब ग्राउंड रह गए हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। तो एक ये इम्यूनिटी दी गई थी, ये 38th अमेंडमेंट एक्ट से आई थी 1975 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो ये भी हम देख चुके हैं कि 1 मंथ, पहले ये पीरियड होता था 2 मंथ्स और 44th अमेंडमेंट से इसे 1 मंथ कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज which type of majority is needed to pass emergency resolution in parliament। तो कैसी मेजोरिटी चाहिए, तो ये भी हम देख चुके हैं। इसमें देखो 2 तरह की स्पेशल मेजोरिटी है, पर हमें अप्रूवल ऑफ स्टेट असेंबली नहीं चाहिए होता नेशनल इमरजेंसी को लगाते हुए। आप ये देखो कि स्टेट्स की पावर तो सारी सेंटर ले रहा है उस टाइम पे, तो स्टेट के अप्रूवल का पॉइंट वैसे भी नहीं आता। तो स्पेशल मेजोरिटी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये स्पेशल मेजोरिटी क्या है? हाफ टोटल मेंबरशिप का और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। तो ये होना चाहिए। नेक्स्ट इज नेशनल इमरजेंसी वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो कौन सी ईयर में नहीं थी? 1999 के अंदर कोई भी इमरजेंसी नहीं लगी थी। तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म हुई। फिर से आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके हमें फीडबैक जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि हम और भी ऐसा कंटेंट आपके लिए लाते रहें।
कमेंट बॉक्स के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे हमारे सारे पीडीएफ्स जो है अपलोड होते हैं और टेस्ट वगैरह भी हम वहाँ पे अपलोड करते हैं। थैंक यू सो मच।